Good morning everyone, this is Pooja Verma. Welcome to our class. So our book name is History of Our Second, Chapter 4, The Mughal Empire. बच्चों बहुत ही बड़ा चैप्टर था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ हमने पढ़ा, तो आई होप बोरिंग नहीं लगा होगा. सो अभी बारी है क्वेश्चन आंसर्स की. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. यस, मैच द फॉलोइंग्स. बेटा इस तरीके के जो मैचअप्स होते हैं उनको पहले आप वन साइड आप रीड कीजिए, देन अदर साइड, फिर उनमें जो कनेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें मैच करना होता है. सो मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहाँ एंड सूबेदार. मनसब अगर आपको याद हो तो वो एक तरह की क्या थी, रैंक थी, है ना, पोजीशन थी. सो मनसब को मैच करेंगे रैंक से. एंड मंगोल, मंगोल का कनेक्शन, जो मंगोल से उनका कनेक्शन किससे था, उज्बेक से. देन सिसोदिया राजपूत, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, मेवाड़ से. यस बच्चों, तो इसे मैच करेंगे मेवाड़ से. एंड राठौर राजपूत, इनका कनेक्शन कहाँ से था, मारवाड़ से. यस, जो जहांगीर की जो रानी थी वो यहीं की थी ना, राठौर जो राजकुमारी थी, है ना. यस, नूरजहाँ, इनका कनेक्शन था जहांगीर से, ये उनकी वाइफ थी. और सूबेदार, सूबेदार को हम कह सकते हैं गवर्नर भी कह सकते हैं ना, जो कि पूरे सूबे को गवर्न करता था. ठीक है, तो ये आपके मैचअप्स हो गए. नाउ फिलअप्स. Fill in the blanks. The capital of Mirza Hakim, Akbar's half brother was. Yes, जो अकबर के हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हाकिम, उनकी कैपिटल थी, याद है, काबुल. Yes, तो कैपिटल was काबुल. Yes, then the 5 दक्कन सल्तनत वर, जो आपके जो 5 दक्कन सल्तनत थी कौन कौन सी थी, बेरार, खानदेश, अहमदनगर और बीजापुर एंड गोलकुंडा. Yes, so we write down बीजापुर एंड गोलकुंडा. चैप्टर अगर ठीक से पढ़ा होगा ना तो सबको याद आ जाएगा सब कुछ. इफ़ जार डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेट हिज. यस, अगर जात जो है वो क्या डिटरमाइन करती है, मनसबदार की रैंक और सैलरी को, तो सवार क्या थे, किसको बताते हैं सवार, नंबर ऑफ हॉर्सेस. यस, क्या बताते हैं वो, हॉर्सेस की संख्या को. यस बच्चों, तो ये आपके फिलअप्स हो गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड्स एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ. याद है क्या, जो अकबर ने देखा कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं और उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए अकबर को जो है अबुल फजल ने हेल्प की थी. किस आइडिया में, सुलह ए कुल. यस, याद है, सुलह ए कुल जो आइडिया था उसमें हेल्प की थी, सो दैट ही कुड गवर्न अ सोसाइटी कंपोज ऑफ मैनी रिलीजन्स, कल्चर्स एंड कास्ट, ताकि वो सभी रिलीजन्स और कास्ट और कल्चर्स को लेकर जो है वो मतलब पूरे यूनिवर्स में क्या कर सके, पीस को वो मेंटेन कर सके. सो What were the central provinces under the control of the Mughals? जो मुगल्स जो थे उनके अंडर में कौन कौन सी प्रोविंसेस थी, देखिए, पानीपत, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, आमेर, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, चित्तौड़ एंड रणथंबोर एंड इलाहाबाद. ये सारी प्रोविंसेस थी जहाँ पे मुग़ल एम्पायर जो है चल रहा था. नाउ What were the relationship between the मनसबदार एंड दी जागीर्स. यस, चैप्टर में हमने देखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना, उसमें बहुत सारे लोगों को जो है किंग ने हायर किया हुआ था. तो मनसबदार वो एक पोजीशन थी, एक रैंक थी, है ना, जो कि क्या कर रही थी, किसी पर्टिकुलर किसी एरिया में जो है वो मॉनिटरिंग का काम कर रहे थे, है ना. और वहाँ से वो क्या कर रहे थे, जो भी पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना, जिनको क्या बोलते थे, रेवेन्यू बोलते थे, है ना. तो क्या कनेक्शन था, देखिए, रिलेशनशिप between the Mansabdar and the Jagir. Mansabdar were those who joined Mughal service. Yes, then Jagir were the salaries of the Mansabdars in the form of revenue assignments. Yes, जो क्या था, ये revenue assignments थी, वो क्या थी, उनकी सैलरी थी एज अ जागीर, है ना. जागीर उनको मिली हुई थी ना मनसबदार्स को, तो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जो कि उनकी सैलरी होती थी. देन इट मीन्स मनसबदार रिसीव जागीर एज दियर सैलरीज, हैंस मनसबदार डिपेंड्स अपॉन जागीर्स फॉर दियर लिवलीहुड. यस, मनसबदार जो थे वो अपने जो है उनकी अर्निंग कहाँ से होती थी, उसी से होती थी और उसी पे वो डिपेंड होते थे अपने जीवन यापन के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. यस, जमींदार मैंने आपको बताया था कि मनसबदार जो है वो खुद जाकर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, उन्होंने भी किसी को हायर किया हुआ था ना. तो उनमें से वो कोई भी लोकल चिफ्टन हो सकता था, जमींदार हो सकते थे, है ना. तो वो जो जमींदार जो थे वो क्या करते थे, देखिए,
Zamindars were powerful local chieftain appointed by the Mughal rulers. They exercised great influence and power. They collected taxes from the peasants and gave them to the Mughal emperors. Yes, वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, इंटरमीडिएट्स का काम कर रहे थे, है ना, मीडिएटर थे ना वो एक तरीके से किंग और जो है पब्लिक के बीच में, है ना, जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे, है ना. सो कहाँ से कलेक्ट करते थे, जो भी फार्मर्स और पीजेंट्स होते थे उनसे. देन दस दे प्लेड द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन सम एरियाज. द जमींदार बिकेम मोर पावरफुल. मैंने बताया था आपको कि कुछ एरियाज़ में उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं. जो फार्मर्स पीजेंट्स होते हैं उनके बीच में वो अपने एक तरीके से अपनी जो है धाक जमा लेते हैं ना. द एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स मेड देम टू रिबेलियन. यस, मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से जो मुगल एम्परर्स होते थे, अगर वो किसी मतलब उनको जो भी ये मनसबदार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनको किसी तरीके से अगर वो टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो क्या करते थे, तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे. दे सपोर्ट फ्रॉम द पीजेंट्स इन रेबलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. और अगर वो सेम कास्ट के होते थे तो वहाँ के पीजेंट्स जो हैं वो भी उनका सपोर्ट करते थे मुगल्स के खिलाफ जाने में. ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट question is, how were the debates with religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance? Yes बच्चों, जो अकबर का आइडिया था सुलह कुल वाला, वो किस तरीके से हेल्पफुल हुआ. देखिए, इन द 1570 एट फतेहपुर सीकरी. यस, कहाँ हुआ था, बताया था मैंने आपको, फतेहपुर सीकरी में हुआ था, आगरा में, है ना. ये जो सुलह कुल की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, 1517 में फतेहपुर सीकरी में. अकबर स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स. अलग अलग फेथ्स वाले, अलग अलग रिलीजन्स वाले लोग वहाँ पे आए थे उस डिबेट में. देन देयर वर उलेमास. कौन कौन थे वो उलेमास थे, ब्राह्मण्स थे, जेसुइट, कैथोलिक प्रीस्ट एंड जोरोस्ट्रियंस. अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पर इस डिबेट में पहुँचे थे, है ना. तो अकबर को क्यूरियोसिटी थी ना जानने की कि ये लोग क्या सोचते हैं अपने रिलीजन को लेकर, है ना, इसलिए उन्होंने ये जो है ऑर्गेनाइज की थी डिबेट. दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना. कहाँ हुई थी ये, फतेहपुर सीकरी में बिल्डिंग है इबादत खाना, वहाँ पे ये डिबेट हुई थी. देन these were about social and religious customs. किस पे इसके ऊपर किस मुद्दे पर बात की गई, सोशल और रिलीजियस पे. then these interaction made him realize that religious scholars are bigots. yes, then they emphasize rituals and dogmas. तो उनको इसमें क्या पता चला कि जो भी मतलब उनके जो प्रचारक जो आए थे वहाँ पे, है ना, वो क्या थे, वो खुद इतने ज़्यादा मतलब कट्टर थे अपने रिलीजन को लेकर. तो वो मतलब एक तरीके से बाइगर्ट्स, मतलब वो रूढ़ीवादी से भरे हुए थे, है ना. ये किसने देखा, अकबर ने. ये उसको मतलब जो उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वहाँ पर उनकी बातें सुनी, तो उनको क्या समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को लेकर कट्टर है और कैसे हैं रिचुअल, मतलब कि अपने परंपराओं को लेकर रूढ़ीवादी हैं, ना. सो दियर टीचिंग्स क्रिएट डिवीजन इन सोसाइटी. दिस लेड टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्स पीस. तो जब वो टीचर मतलब कि जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, अगर वो ही मतलब ये चीज़ें बताएंगे अपने रिलीजन को लेकर, तो पब्लिक तो मानेगी ना उनकी बातों को. तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो किसे फॉलो करेंगे, सुलह कुल के आइडिया को फॉलो करेंगे, जो जिसका मीनिंग क्या था कि पूरे यूनिवर्स में क्या रहे, पीस रहे, है ना, पूरे यूनिवर्स में शांति रहे. सो नेक्स्ट इज, वाई डिड द मुगल्स एम्फेसिस दियर टिमरिड एंड नॉट दियर मंगोल डिसेंट. यस बच्चों, जब चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में चले जाओ, अब स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो मुगल्स जो थे उनका ओरिजिन था वो मदर साइड से अगर देखें तो क्या था और फादर साइड से क्या था, तो उन्हें प्राउड किस पर था, ये इसमें पूछ रहे हैं. द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स फ्रॉम दियर मदर साइड. दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान, द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स. यस, मदर साइड से वो किसके डिसेंडेंट्स थे, चंगेज़ खान के, जिनका कनेक्शन जो है बहुत लोगों की मारकाट से, है ना, बहुत लोगों की मारकाट से जुड़ा हुआ था. दैट्स वाई वो उनको पसंद नहीं करते थे. देन सो फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर. फादर साइड से वो तैमूर के सक्सेसर थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न टर्की. However, the Mughals did not like to be called Mongol because Mongols, especially Genghis Khan memory, was associated with the massacre of innumerable people. Yes, जो चंगेज़ खान की मेमोरीज थी वो किससे जुड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों को मारने काटने से जुड़ी हुई थी. इसलिए वो मदर साइड से चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स कहलवाना पसंद नहीं करते थे, जबकि अपने फादर साइड से तैमूर होने पर प्राउड करते थे. Then it was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. और ये उज़्बेक से भी
कनेक्शन का था. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमरिड एंसेस्ट्री बिकॉज इट अचीव गुड नेम इन द हिस्ट्री. मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से इन्होंने जो है इंडिया में जो है मतलब कि अपना शासन जमाया था एक टाइम पे तैमूर ने, तो दैट्स वाई वो उन पे प्राउड करते थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे थे ज़मींदार्स है ना, मनसबदार्स, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट था मुगल एम्पायर के लिए. सी द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर एज यस. जैसे आप गवर्नमेंट का देखते हैं कि अगर वो टैक्स अगर लेती है, वो टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो फैसिलिटी जो पब्लिक को देगी तो वो कहाँ से आएगा पैसा, वो वहीं से तो आएगा. तो वैसे इनके साथ में था. कैसे इंपॉर्टेंट था. इट वॉज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, वॉर एक्सेट्रा. अपने एम्पायर को एक्सटेंशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, कोई भी बैटल अगर हो रही है तो उसमें वेपन्स वगैरह काम में आएंगे है ना, उन पर जो खर्चा होगा उन सभी के लिए जो है वो रेवेन्यू ज़रूरी था. देन इनकम इज़ यूज टू पे सैलरीज वेजेस टू आर्मी, ब्यूरोक्राट्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स. और जो भी उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, जो भी वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे है ना, इन सबको सैलरी जो वो दे रहे थे वो वहीं से तो दे रहे थे, तो एज अ सैलरी भी जो है वो इस रेवेन्यू के थ्रू ही वो सैलरी दे रहे थे. देन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इज डील्ड बाय दिस इनकम. और जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा होता था वो भी इसी रेवेन्यू से जो है आता था. ठीक है बच्चों. So next question is why was it important for the Mughals to recruit mansabdar from diverse backgrounds and not just Turanis and Iranis. चैप्टर में बताया था मैंने आपको कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इनके जो एडवाइज़र्स थे है ना, उसमें स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ आपके टर्की जो नॉबल्स थे वो थे ना. बाद में इन्होंने जैसे जैसे इनका एम्पायर एक्सपेंशन हुआ है ना, वैसे वैसे इन्होंने अपने एडवाइज़र्स में और भी लोगों को शामिल किया ना. तो क्यों किया ऐसा, क्यों ज़रूरी था ऐसा. अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, एक तरीके से पार्शलिटी होती ना. अब जैसे कि राजपूत को अगर वो शामिल नहीं करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, तो क्या होगा कि जो राजपूत जो और लोग होंगे है ना, उनको कौन समझ सकता है, राजपूत रूलर ही समझ सकता है ना. और मराठास को जो है, जो मराठा का जो भी हेड होगा वो ही समझेगा. तो एक तरीके से पार्शलिटी से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था. सो द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड टू डिफरेंट रिलीजन्स. अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे है ना. सो हैंस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक पीपल कंफर्टेबल विद दैम. यस, लोग जो है कंफर्टेबल रहे और अगर उनका खुद का बंदा होगा तो वो उसको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएंगे, इसलिए जो है इनको शामिल किया था. तो कौन कौन थे इसमें. अपार्ट फ्रॉम तुरानीज एंड ईरानीज नाउ देयर वर मनसबदार फ्रॉम इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठाज एंड अदर ग्रुप्स. इन सभी को जो है नॉबल्स में शामिल किया गया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द मुगल एम्पायर इंडिया टुडे इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स. मुगल एम्पायर के टाइम पे जो है अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो है रिलीजन देखने को मिले. तो आज भी ऐसा है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे रिलीजन जो है देखने को मिलता है ना. सो डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन. तो ये अपने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, यूनिटी के लिए क्या एक चैलेंज है. देखते हैं. No, this does not pose a challenge to national integration because yes, बिल्कुल नहीं, ये चैलेंज नहीं है. क्योंकि आप देखते हो कि हम बहुत सारे फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं ना. तो ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है. So we have a unified system of government that has the same rules and regulations for all the citizens irrespective of religion, region etc. Yes, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो कोई भी व्यक्ति, किसी भी रीजन में वो रह रहा हो, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखते हैं तो सबके लिए रूल्स रेगुलेशन जो है वो सेम है ना. सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन गार्डिंग द राइट्स ऑफ ऑल एंड स्पेसिफाइंग देयर ड्यूटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो ड्यूटीज़ मिली हुई है ना, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो सभी जो है सभी को इक्वल है. रिलीजन को देखते हुए वो नहीं मिला है, सभी के लिए इक्वल है. सो नाउ वी आर यूनिफाइड एज अ नेशन, नॉट एज डिस्टिंक्ट स्टेट्स और रीजन्स और डिफरेंट रूलर्स. यस,
सो हम कहीं भी जाते हैं तो हम जैसे कि इंडिया के बाहर जाते हैं तो हम वहाँ जाके ये नहीं बोलते हैं कि हम राजस्थानी हैं, हम जो है मराठी हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, नहीं, हम क्या बोलते हैं, एज अ नेशन खुद को हम जो है दिखाते हैं ना, हम बोलते हैं हम इंडियन हैं, है ना। तो हम क्या बताते हैं, एक तरीके से हमारी जो पहचान है वो नेशन के आधार पर है ना, हम क्या है, इंडियन हैं। तो इस तरीके से हमारी यूनिटी जो है वो बनी हुई है। तो ऐसे डिफरेंसेस देखने को अभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो last question is, peasants were vital for the economy of the Mughal Empire. Do you think that they are as important today? Yes, आपने देखा कि जो मुग़ल पीरियड था उसमें पीजेंट्स का कितना ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस थी, है ना। तो क्या आज भी है इम्पोर्टेंस? ऑफ कोर्स है, इम्पोर्टेंट जब भी थे और आज भी है। देन 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ द गैप इन द इनकम बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया चेंज अ ग्रेट डील फ्रॉम द पीरियड ऑफ द मुगल्स। तो और ये जो उस वक्त जो गैप था पुअर और रिच में, है ना, वो गैप क्या आज भी उतना ही है या बढ़ गया है या कम हुआ है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं? सी देखिए पीजेंट्स तो जो है, फार्मर्स तो है, वो तब भी इम्पोर्टेंट थे। क्या हमने खाना छोड़ दिया है क्या, है ना, खाना खाते हैं अभी तो हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है ना। तो वो पीजेंट्स तब भी इम्पॉर्टेंट थे और आज भी उतने इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो जो गैप है उसमें क्या हुआ है, देखिए पीजेंट्स आर एज इम्पॉर्टेंट टुडे एज दे वर ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। दे कल्टिवेट लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। ऑफकोर्स जो भी वो उगाते हैं, जो भी वो एग्रीकल्चर वो करते हैं, उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देन दे पे लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट विच इज़ यूज्ड इन वेरियस डेवलपमेंट वर्क। और जो भी वो लैंड रेवेन्यू जो है वो पे करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में आता है। मतलब फार्मर्स जो भी ग्रो करते हैं उसके ऊपर टैक्स भी तो देते हैं वो बेचारे, है ना। तो वो जो है बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स में यूज़ में लिया जाता है। देन वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ साउंड इकोनॉमी विदाउट दैम। ऑफ कोर्स उनके बगैर हम जो है इकोनॉमी को जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देन दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। वो एक तरीके से क्या है, बैकबोन है कंट्री की, उनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल वर वर्चुअली एग्रीकल्चर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एग्रीकल्चर। यस बच्चों, जो मुगल रूल उस वक्त चल रहा था उस वक्त सिर्फ जो फार्मर्स जो मतलब उस वक्त अगर किसी के पास में कुछ भी इनकम का सोर्स था तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही था। तो है ना, सब लोग जो है एग्रीकल्चर उस वक्त करते थे, है ना, ठीक है। तो उस वक्त इतना ज़्यादा जो है रिच और पुअर में गैप नहीं था। लेकिन आज क्या है, एग्रीकल्चर के अलावा भी और सोर्सेज है लोगों के पास में इनकम के लिए ना, तो वो और फील्ड्स में जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चर में लोग कम रह गए तो वो गैप जो है वो कम होने की जगह क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, है ना। So income gap between rich and poor was not so much as it today. Now people found more income based jobs other than agriculture. आज जो है एग्रीकल्चर, उस वक्त जो है ऐसा तो नहीं होता था ना कि कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो उसके पास में दूसरी जॉब आ गई है, दूसरा सोर्स आ गया इनकम का। उस वक्त तो सब वही करते थे एग्रीकल्चर, है ना। लेकिन आज लोगों के पास में और सोर्सेज भी है इनकम के लिए। तो जो है एग्रीकल्चर वाला मतलब जो ये गैप है रिच और पुअर वाला वो बहुत ज़्यादा आज बढ़ गया है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।